हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके कितने तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या प्रॉपर्टी के काइंड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। In its true sense, the property has a much broader meaning. It comprises not only money and other tangible things of value, but also any intangible right regarded as a source of component of income or wealth. So basically concept of property ये होता है, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ये होता है कि कोई टैंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ हम छू सकते हैं और जो चीज़ हम नहीं छू सकते। तो बेसिकली प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको हम सिर्फ छू सकते हैं, प्रॉपर्टी वो भी होती है जिसको हम नहीं भी छू सकते। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे पास पैसे हैं या फिर मेरे पास कोई सोना जेवरात टाइप कोई चीज़ है, तो वो मेरी टैंजिबल प्रॉपर्टी है। मगर मेरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होगी, उस घड़ी के ऊपर या उस सोने चांदी के ऊपर जो मेरा राइट है वो भी मेरी प्रॉपर्टी कहलाएगी। है जैसे सपोज मेरी कोई कंपनी है, अब मैं कंपनी को छू तो नहीं सकता, मगर हाँ कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं, जिस लैंड पे वो कंपनी का ऑफिस है, वो टैंजिबल हो गया। मगर उसके जो कॉपीराइट्स हो गए, उस कंपनी के जो ट्रेडमार्क अगर मैंने लिया है या फिर उस कंपनी का जो भी गुडविल है, वो मेरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि मेरा राइट क्या है उसके ऊपर, और वो मेरी मतलब अगर सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर मेरा क्या राइट है, क्या मैं उसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, और मैं जिस भी तरीके से उस चीज़ को यूज़ करूँ वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल तरीका नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी चीज़ का इलीगली यूज़ नहीं कर सकता, तो वो मेरे राइट्स नहीं है, वो मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को इलीगली यूज़ कर रहा हूँ, अपने राइट्स को इलीगली यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी, वो प्रोहिबिटेड होती है लॉ के अकॉर्डिंग। बट मेरे पास एक लैंड है, मैं उस पर क्रॉप्स ग्रो कर रहा हूँ लीगल तरीके से, सब कुछ अच्छे से, तो वो मेरे लीगल राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। मेरा जो भी राइट्स हैं, जो भी मेरा रिलेशनशिप है, वो भी एक तरीके की मेरी प्रॉपर्टी है उस लैंड के ऊपर, और जो क्रॉप्स मैं ग्रो कर रहा हूँ वो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी। चलिए एक बार हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। So, according to renowned legal scholar Salmon, the concept of property can be interpreted in one of the following three ways. Property encompasses all the legal entitlements an individual possesses. This signifies that it involves complete ownership of both tangible and intangible assets. तो बेसिकली जो सैलमंड है वो ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी चाहे टैंजिबल हो या इंटैंजिबल हो, मगर ओनरशिप अगर है तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, और जो भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिविजुअल के नहीं होंगे, मगर जब वो उसके ओनरशिप राइट्स भी उसको मिलेंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स ओनरशिप राइट्स ओवर फिजिकल एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स। Another legal expert, Bentham, holds that property solely pertains to ownership of tangible objects. तो दूसरे जो लीगल एक्सपर्ट हैं बेंथम, वो बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप पे डिपेंड करती है, वो भी टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स के। इंटरप्रेटिंग द टर्म्स इन अ नैरोअर स्कोप, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लॉफुल एंजॉयमेंट। और जो तीसरे हमारे स्कॉलर हैं वो हैं ऑस्टिन, उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जितने भी लीगल राइट्स हैं वो उस पर्सन को मिलेंगे जिसने वो प्रॉपर्टी ओन करी हुई है। सो बेसिकली इन तीनों की ये डेफिनेशन थी जो इन तीनों ने अपने अकॉर्डिंग दी है कि उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के ऊपर किसके कितने राइट्स हो सकते हैं, किस किस इंडिविजुअल के उसकी ही प्रॉपर्टी पे कैसे राइट्स हैं जो उसने ओन करी हुई है। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी कितने काइंड्स की होती है। पहली है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल चीज़ों से डील करती है, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, ज्वेलरी हो गया। तो जो भी टैंजिबल चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी उसी सेकेंड हैंड पर ये कहलाएगी जो कि इनटैंजिबल चीज़ों के ऊपर हमारे कॉपीराइट्स होते हैं, हमारे राइट्स होते हैं जिन चीज़ों के ऊपर। जैसे मैंने घर खरीदा है तो घर के जो भी कॉपीराइट्स हैं वो इनटैंजिबल चीज़ें होती हैं, तो वो कॉपीराइट भी मेरी प्रॉपर्टी कहलाएगी एक तरह से। या मेरा कोई गुडविल है मेरी किसी कंपनी की, तो वो भी यही कहलाएगी, प्रॉपर्टी कहलाएगी। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूड ईजमेंट राइट्स एंड कॉपीराइट्स, या फिर ट्रेडमार्क्स हो गए, या फिर आपका
गुडविल हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के अंडर आएंगी। तो अगला है हमारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर मूवेबल और इमूवेबल, अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्रोबेबिलिटी। द टू कैटेगरीज आर explained. The term immovable property is defined in section 3 of General Clause Act 1897 and section 2 part 6 of Indian Registration Act 1908. This category includes land and items that are affixed or embedded in the land. On the contrary, movable property encompasses any corporeal property that is not classified as a movable property. This category can encompass items like furniture, stationery, etc. The concept of immovable property carries significant importance and is extensively addressed within Indian legal statutes. Several factors have been judicially acknowledged as examples of immovable property. So basically पहले movable property होती है जो चीज़ें हम move कर सकते हैं इधर से उधर। जैसे कोई अगर लैंड है, लैंड के ऊपर मैंने घर बना रखा है तो वो एक immovable property है। लेकिन जो घर के अंदर जो सामान है, जैसे मेरा फर्नीचर है, मेरा टीवी है, मेरा बेड है या कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी। और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी जो चीज़ें धरती में गड़ी हुई होती हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। जो परमानेंटली धरती के अंदर गड़ी हुई हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो सेवरल फैक्टर्स हैव बीन जुडिशियली एक्नॉलेज एज एग्जांपल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं जैसे राइट ऑफ वे, राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू फेरी, मॉर्टगेजर्स राइट टू रिडीम अ मॉर्टगेज, द इंटरेस्ट ऑफ मॉर्टगेजी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फिशरी, राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम टीज. However, certain factors are not categorized as immovable property through judicial interpretations. Standing timber, growing crops, grass, royalty, a decree of sale of immovable property resulting from a mortgage, right of the purchaser to have land registered in their name, right to recover maintenance allowance even if it's secured through immovable property. It's present to note that the list mentioned above are not exhaustive and are subject to evolving interpretations by the judiciary over time. तो जैसे ये immovable property के examples हो गए, जैसे कोई भी standing timber है किसी धरती के ऊपर, या फिर growing crops है या grass है, या रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी मिलती है। जैसे अगर मेरा कोई पेटेंट, मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है और वो डिज़ाइन मैं किसी को दे रहा हूँ तो मेरे को उसके ऊपर रॉयल्टी चाहिए, तो वो रॉयल्टी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम लोग अपने लैंड के ऊपर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बट लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है, लैंड तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती है, बेसिकली जो चीज़ हम छू सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो रिगार्डिंग द नोशन ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें पब्लिक एट लार्ज या इन जनरल किसी चीज़ को ओन कर रही है। जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हो गया पार्क हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हो गए, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है जैसे सपोज मैंने एक लैंड ली है तो वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैंने किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई लैंड ली, मैंने अपने खुद के लिए लैंड ली है, उसके ऊपर मैं घर बनाऊँ, मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊँ, अपनी कंपनी बनाऊँ, कुछ भी करूँ, तो वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। एक होती है पब्लिक प्रॉपर्टी, एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी बेसिकली वो भी कहला सकते हैं जिसको पब्लिक इन जनरल यूज़ करती है। जैसे कोई भी जगह हो गई, जैसे कहीं घूमने की जगह हो गई, कोई जहाँ पे बच्चे खेले, जैसे पार्क वगैरह हो गया, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाएगा जैसे मेरी कोई अपनी परचेज करी हुई लैंड है, या फिर आपकी कोई अपनी परचेज करी हुई, एक्वायर करी हुई कोई लैंड है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाएगी। हमारा अगला पॉइंट है, अगला जो काइंड है वो है real and personal property. The differentiation between real and personal property has its roots in Roman law and continues to be relevant in the legal system of England. These two property classifications can be described as follows. Real property encompasses all legally acknowledged rights associated with the land. जो भी लैंड के साथ राइट्स मिलते हैं वो कहलाते हैं रियल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया encompasses all other forms of ownership rights। जैसे मैं किसी चीज़ का ओनर हूँ तो मेरे पास उसके सारे ओनरशिप राइट्स हैं, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा।
कोई भी टैंजिबल चीज़ों के ऊपर मैं अपना पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट क्लेम कर सकता हूँ, अपना ओनरशिप क्लेम कर सकता हूँ अगर मैं उसका ओनर हूँ तो। Right in re aliena and right in repropria, right in another's property, also known as encumbrances, can restrict an owner's specific right over their property. These encumbrances may include lease, security interest and trust. जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को लीज पे दे दी 6 साल के लिए, तो अब मेरा उस पर कोई राइट नहीं है। हाँ, मैं उससे रेंट वगैरह कलेक्ट कर सकता हूँ, अपना रेंट तो मैं कलेक्ट करूंगा ही, मगर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई जिस बंदे को मैंने लीज पर दिया है वो उसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है। अब अगर उसने लीगल काम करा तो ठीक है, अगर इलीगल काम करा तो उसको उसको सजा मिलेगी, उस चीज के ऊपर मुझे नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, राइट इन वंस पर्सन प्रॉपर्टी पर्टेन टू इनटैंजिबल फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, और राइट इन रेप्रोप्रिया में आ जाएगा जो भी इनटैंजिबल चीजों के ऊपर कोई भी ओनरशिप होती है रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट एंड एक्सपर्टीज। दिस कैटेगरी एनकम्पासेस पेटेंट, कॉपीराइट एंड बिजनेस गुडविल। फॉर इंस्टेंस, जैसे कोई भी किसी का पेटेंट ट्रांसफर करा है, कॉपीराइट ट्रांसफर करा है, बिजनेस ट्रांसफर करा है या कुछ भी है, तो ये राइट इन रेप्रोप्रिया में आ जाएगा, जो भी इंटेंजिबल चीजें होती हैं। और राइट इन एलियना में आ जाता है टेंजिबल चीजों के ऊपर जो भी राइट्स वगैरह होते हैं ओनर के, या फिर लेसर के लिए, या फिर मॉडगेगर के, जो भी जिसने किसी को दे रखी होती है प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के काइंड्स का मतलब समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट्स विख्यात गुप्ता फ्रॉम लॉ माइंड्स।